पुरानी हवेली। मजाक मजाक में खून की होली खेलते एक नौजवान की दर्दनाक आसेबी कहानी। मुसन्निफा सुरैया कमल। ये मेरी नींद कैसे खुल गई और वक्त क्या हुआ है? ओह, अभी तो 12 बजे हैं। शायद ऐसी आंख खुल गई। नहीं, किसी आहट की वजह से खुल गई है। पर ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगा है कि किसी ने मुझे झंझोड़ा था और उठा दिया। पर किसने? जाहिद ने कहा था कि ये घर आसेबजदा है। पर ऐसा तो हो नहीं सकता। ये मेरा वहम है। शायद मैंने इन कमबख्तों की बातें जहन में बिठा ली हैं। अब मुझे दोबारा सोने की कोशिश करनी चाहिए और फिर सुबह इनसे पैसे भी तो लेने हैं। जाहिद दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। जी हाँ, जाहिद ने अपने दोस्तों से शर्त लगा रखी थी कि वो पुरानी हवेली में तन्हा रात गुजारेगा। यह हवेली काफी अरसे से बंद पड़ी हुई थी, इसलिए लोगों का कहना था कि यह हवेली आसेबजदा है। मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें उड़ाई गईं। हाँ, जाहिद और इसके दोस्तों ने बातों ही बातों में बहस छेड़ दी इस हवेली के बारे में। जाहिद के दोस्त तो इस हवेली को आसिफजदा मानते थे, लेकिन जाहिद ने ना सिर्फ इस बात को मजाक में उड़ा दिया, बल्कि एक रात हवेली में गुजारने का फैसला भी कर लिया। जाहिद के दोस्तों ने शर्त लगाई कि जाहिद अगर हवेली में पूरी रात ना गुजार सका तो 10,000 दोस्तों को देगा और वो आपस में तकसीम कर लेंगे। और अगर वो पूरी रात अंदर रहा तो सुबह हम दोस्त जाहिद को 2-2 हज़ार करके जाहिद को देंगे। तो तय ये पाया कि हफ्ते की रात हवेली में गुजारेगा। तो सब दोस्त साथ मिलकर जाहिद को हवेली में ले गए और खुले हॉल में कैमरा लगा दिया ताकि जाहिद बेईमानी ना कर सके। चूंकि हवेली बहुत बड़ी थी, 9-10 नीचे कमरे थे। यकीनन अपने वक्त में ये हवेली बहुत खूबसूरत रही होगी और दरमियान में खुला हॉल था। जाहिद ने खुले हॉल में ही रहने का फैसला किया। वहां एक पुराना सोफा सेट पड़ा था जो कि काफी पुराना था। तो जाहिद ने सोफे को थोड़ा सा झाड़ पूंछ कर दिया और उस पर ही सो गया। हवेली में लाइट का बंदोबस्त तो था नहीं, इसलिए जाहिद ने मोमबत्ती जला दी और सो गया। लेकिन रात के इस पहर जब घड़ी तकरीबन 1 बजा रही थी तब जाहिद की नींद खुल गई। अभी जाहिद को कुछ ही देर हुई थी सोए हुए। फिर से जाहिद उठ बैठा। इस बार जाहिद को कुछ आवाजें आने लगी। ये आवाजें किसी के चलने की थी, जैसे कोई चलता हुआ जाहिद के करीब आ रहा हो। मोमबत्तियां तो बुझ गई थीं, इसलिए जाहिद ने अपना स्मार्टफोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की। लेकिन जाहिद को कोई आता दिखाई ना दिया। जाहिद की पेशानी पर पसीना आने लगा। उसे हैरत हो रही थी कि नजर कोई नहीं आ रहा, लेकिन आवाज बाकायदा आ रही थी। ये क्या मौम्मा है? देखें जी, अब जो कोई भी हैं सामने आए, जाहिद घबराते हुए बोला। ये कहते ही जाहिद सोफे पर से उठ गया। उसके सोफे से उठने की देर थी कि सोफा हवा में ऊपर को उठ गया और ये देखकर तो वो मारे हैरत से खौफजदा हो गया। उसे अपनी कुव्वत बीनाई पर यकीन नहीं आ रहा था। सोफा फिर हवा में उछलता हुआ दीवार से टकरा गया और फर्श पर उल्टा गिर गया। जाहिद तो हवन्नकों की तरह देखता रहा। फिर दीवार पर लगी वॉच, जिसके गिर्द मिट्टी की तह जमी हुई थी और मकड़ी के जाले भी थे, वो एकदम नीचे फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई। घड़ी के गिरने से पैदा होने वाली आवाज से जाहिद ने चीख मारी और कानों पर हाथ रख लिए। ये सब क्या हो रहा है? बंद करो, ये सब बंद करो, जाहिद ने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। तो एक तेज हवा का झोंका आया। हवा इतनी तेज थी कि तूफान का गुमान था। फिर तो इतनी धूल मिट्टी उड़ने लगी कि जाहिद को मजबूरन अपनी आंखें बंद करना पड़ी। फिर कुछ ही देर लगी थी इस तूफान को थमने में। फिर जाहिद ने जल्दी से आंखें खोल दी और इस हवेली से बाहर निकलने का सोचा। लेकिन ये क्या? ये तो मंजर ही तब्दील हो गया था। जहां तक उसे याद था कि वह हवेली में गया था, जो कि काफी पुरस्कार थी। हवेली उसके घर से थोड़ी ही फासले पर थी और ऐसा मंजर तो उसके घर से दूर दूर तक ना था। अब तो जाहिद अपना सर पकड़कर बैठ गया। यार मालिक, हमें तो गुमान था कि जाहिद पूरी रात हवेली में नहीं गुजार सकता, लेकिन उसने तो शर्त पूरी कर दी, इसलिए मैं तो 2,000 लाया हूं। 5 बजे हैं, बाहर आने ही लगा होगा। थोड़ी देर में जाहिद हवेली से बाहर आने ही वाला है। कमाल ने अपने दोस्त मालिक से कहा तो मालिक ने भी खुशी से कहा, कमाल, ये तो अच्छी बात है कि पुरानी हवेली के बारे में जो अफवाहें उड़ती थीं वो तो गलत साबित हो गई ना। मालिक की बात पर हामिद ने भी सर को हिलाया। तो उमर ने भी कहा, हाँ मालिक, ये तो ठीक है, लेकिन जाहिद अभी तक आया क्यों नहीं? चलो जाहिद को फोन मिलाता हूँ कि बाहर आ भी जाओ, उमर ने यह कहते ही जाहिद को फोन मिला दिया। लो, नवाब साहब तो फोन ही नहीं उठा रहे, उमर बोला। अच्छा, ये कहते हैं कि हम सब हवेली के अंदर चलते हैं। ऐसा तो नहीं को कि वो गहरी नींद में हो। जब सारे दोस्त अंदर गए तो अंदर कोई भी नहीं था, जाहिद भी नहीं। तो वो सब मुस्कुराने लगे कि शायद रात को डरकर भाग के निकला होगा, इसलिए वो कैमरा उतारकर हवेली से बाहर निकल आए। हैरत इस बात की थी कि बस वहां पर सब कुछ ठीक था। हर चीज वैसे ही थी जैसे जाहिद को वहां छोड़कर जाते हुए देखा था। है कोई? मुझे यहां से निकालो। ये क्या है? मैं तो पुरानी हवेली में था और अब ये कुएं में कैसे आ गया?
जाहिद हैरान भी था और परेशान भी। उसे तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि वो जाग रहा है। उसे लग रहा था कि वो कोई ख्वाब देख रहा है और फिर अभी जाग जाएगा, लेकिन ये ख्वाब तो टूट भी नहीं रहा। वो काफी गहरा कुआं था। जाहिद के हाथ में अभी भी स्मार्टफोन था। उसने फ्लैशलाइट ऑन की तो वो काफी गहरा कुआं था। उसके अंदर काई जमी हुई थी और कुएं में पानी भी नहीं था। यही वजह थी कि वो बच गया था। उसका गला खुश्क हो गया था मदद के लिए पुकारते पुकारते। उसे प्यास का शिद्दत से एहसास हो रहा था। जाहिद का बुरा हाल हुआ जा रहा था। वो मोबाइल से अपने वालिदैन की तस्वीरें देखने लगा और अपनी बहनें, दादा दादी की तस्वीरों को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी कितनी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन उस एक शर्त ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया था। और तो और किसी को फोन तक ना मिला सकता था कि किसी को मदद के लिए बुला ले, क्योंकि सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। कुछ देर के बाद जाहिद को कुछ आवाजें आने लगीं। ये कैसी आवाजें हैं? लेकिन कुछ वाजे सुनाई नहीं दे रहा था। उससे बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन ये पता नहीं लग रहा था कि ये आवाजें आखिर कहां से आ रही हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद फिर से वही आवाजें आने लगी, लेकिन अब पहले से कुछ वाजे सुनाई दे रहा था। यकीनन ये आवाजें किसी के कराहने की थी। जाहिद ने लाइट को कुएं के इर्द गिर्द घुमाकर देखा तो उसे वहां एक दरवाजा नजर आया। पहली नजर में उसने नजरअंदाज किया, लेकिन दूसरी नजर में जरा गौर से देखा तो मालूम हुआ कि ये एक दरवाजा है। उसे यकीन तो नहीं आया, पर वहां पर हाथ रखा तो लगा कि ये एक लोहे का दरवाजा है। जाहिद ने हाथ से धकेला, लेकिन वो नहीं खुला। वो दरवाजा काफी जंग आलूद था। इस दरवाजे पर कोई कुंडी या लॉक वगैरह नहीं था, तो इसने जोर से टांग मारी तो वो दरवाजा जोरदार आवाज से खुल गया। फिर जाहिद ने अंदर लाइट घुमाई तो वहां एक गार था और इसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने आवाज लगाई, कोई है यहाँ पर? मैं पूछ रहा हूँ, कोई है यहाँ पर? मगर कोई जवाब नहीं मिला। वो झुककर अंदर चला गया। गार के अंदर काफी अंधेरा था। उसने सुन रखा था कि गारों में सांप बिच्छू वगैरह पाए जाते हैं। गार में इतनी जगह थी कि एक बंदा आराम से चल सके, लेकिन इसको अभी भी हैरानी थी कि कराहने की आवाज किसकी थी। वो अभी कुछ कदम चलाई था कि उसे किसी के कदमों की आवाज आने लगी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से वापस मुड़कर देखा तो फिर से मंजर तब्दील था। जाहिद हैरान था कि वो तो चंद लम्हे पहले एक गार में था और अब ये एक खूबसूरत बाग में था, जहां हरे भरे बागात थे और रंग बिरंगे फूलों से सजा ये एक खूबसूरत बाग था। अब तो वो कदम भी फूंक फूंक कर रख रहा था। जाहिद, जाहिद! ये वाज़े आवाज जाहिद की समाज से टकराई थी। कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा था। आवाज यहीं करीब से आ रही थी, जो कि खूबसूरत नस्वानी आवाज थी। उसने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके सुनहरे बाल थे। वो हैरान था कि इस लड़की को उसका नाम कैसे पता चला। मैं आपसे मुखातिब हूं जाहिद जी, उस लड़की ने कहा। तो जाहिद ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। जी फरमाइए, जो कहना है आपको, जाहिद ने कहा तो वो लड़की मुंह बनाने लगी। बहुत मुअद्दबाना तरीके से गुजारिश की जा रही है। देखें जी, मैं नहीं जानता कि आप क्या कहना चाह रही हैं, इसलिए मतलब की बात करें। पहले ही मैं बहुत परेशान हूं। एक तो पता नहीं हो क्या रहा है मेरे साथ। पहले पुरानी हवेली, फिर गहरा कुआं और उसमें दरवाजा और फिर गार, और अभी ये बाग। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। शर्त लगाकर तो मैं बर्बाद हो गया हूँ, इसलिए प्लीज मजीद परेशान ना करें मुझे, जाहिद ने गुस्से से घूर कर कहा। तो वो लड़की हैरान हो गई। चलो मेरे साथ, तुम्हें बुखार हो रहा है, भाई से दवा ले लेना, चलो मेरे साथ। ये कहती वो लड़की जाहिद का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। जाहिद का सर चकराने लगा, लेकिन बिना चूचरा लड़की के पीछे चलने लगा। बाग में एक बड़ा सा महल था। लड़की ने अभी तक जाहिद का हाथ पकड़ा हुआ था। जाहिद और वो लड़की जैसे ही महल के अंदर गए तो कतारों में लगे नौकर चाकर गर्दनें झुकाए खड़े थे। जाहिद भी अभी अपने साबका लिबास में था। अंदर बड़े ड्राइंग रूम में एक बहुत ही बड़ी उम्र का एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। तकरीबन 100 से भी ज्यादा का लग रहा था। हाय ग्रैंडपा, मैं जाहिद को बाग से लाई हूँ, इसे बुखार हो रहा है, अजीबो गरीब बातें कर रहा है, इसलिए तारिक भाई के क्लिनिक लेकर जा रही हूँ। उस लड़की का यह कहना था कि इस बूढ़े ने जाहिद को अजीब सी नजरों से देखा, तो जाहिद बूढ़े की नजरों का मफहूम समझ ना पाया। हाँ हाँ, ले चलो क्लिनिक, ये कहते ही बूढ़ा हंसने लग गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। चलो जाहिद, मैं तुम्हें क्लिनिक ले चलूं, उस लड़की ने कहा। तो जाहिद हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है, हालांकि वो इनसे अनजान था। फिर क्यों ये हो रहा था? जाहिद को समझ में ना आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। और फिर जाहिद के कदम लड़की की तकलीद में उठने लगे। वो खुद ब खुद उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा था। ओह, तो क्या ये सच है कि जाहिद इसी हवेली में था? हम कई बार हवेली को अंदर बाहर से देख चुके हैं, लेकिन हैरत है कि जाहिद हवेली में नहीं है। लेकिन आपका इल्म ये बता रहा है कि जाहिद हवेली में है। उमर ने अपने सामने बैठे मीर अली शाह से कहा। मीर अली शाह,
उमर के मामू थे, जो कि नूरानी इल्म से रोशनास थे। काफी नूरानी शक्ल के थे। जब मीर अली शाह ने कहा कि जाहिद अभी भी हवेली में ही है, तो सब दोस्त चौंक गए, क्योंकि सब जानते थे कि जाहिद हवेली में नहीं था। उन्होंने कोना कोना छान मारा था। उमर बेटा, आपका हैरान होना ठीक है, लेकिन आप ये नहीं जानते थे कि वो हवेली बहुत पुरानी है और फिर अरसा दराज से बंद है। यही वजह है कि वहां पर आसेब का बसेरा है। जाहिद ने हवेली में रात गुजारने का फैसला बहुत गलत किया था, इसलिए हवेली के आसेब गुस्से में आ गए हैं। लेकिन अभी भी जाहिद ठीक है। वो आसेब जाहिद को जहनी अजियत दे रहे हैं। यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जाहिद इस तरह पागल भी हो सकता है। इसलिए जाहिद को ज्यादा देर हवेली में नहीं रहना चाहिए। और साथ ही बताता चलूं कि जाहिद को सिर्फ एक इंसान ही हवेली से लेने जा सकता है। फैसला करो कि तुम में से कौन जाएगा हवेली में। लेकिन याद रखना, हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। कोई भी गलत कदम जाहिद और तुम में से जो कोई भी जाएगा, उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। होशियारी बहुत लाजिम है। इसलिए फैसला करो कि तुम में से कौन जाएगा। मीर अली शाह जैसे ही खामोश हुए तो सब दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तब हामिद बोला, बुजुर्ग, बेशक आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि हम पांचों इकट्ठे जाकर अपने दोस्त जाहिद को सही सलामत ले आए? अगर ये नहीं हो सकता तो मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूं, हामिद ने कहा। हामिद की इस बात पर सब दोस्तों ने हामिद को देखा और फिर मीर अली शाह को देखा। चूंकि हामिद बहुत डरपोक था, इसलिए कोई भी दोस्त हामिद के अकेले जाने के फैसले से मुतमईन नहीं था। मेरा बच्चा, अगर ऐसा हो सकता तो मैं जरूर तुम पांचों को जाने की इजाजत देता, लेकिन तुम्हारी जाने की इजाजत मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वहां आसेब का सामना तुम कैसे करोगे। मैं ऐसा खतरा मोल नहीं दे सकता। बाकी सब फैसला करो कि तुम में से कौन एक जाएगा। और हाँ, बाकी सब भी फारिग नहीं बैठोगे, बल्कि यहां बैठकर दुआ करोगे, मीर अली शाह ने कहा। दोस्तों, मेरी दुआ तो बहुत लेट कबूल होती है, क्यों ना मैं चला जाऊं? शाह साहब, आपका क्या ख्याल है? यूनुस ने कहा तो सब दोस्त मुस्कुरा दिए। अच्छा जी, अगर बाकियों को एतराज ना हो तो मुझे तो ठीक लग रहा है। शाह साहब ने सबको देखा तो उन्होंने सर हाँ में हिला दिए। हाँ तो यूनुस, तुम हो बड़े होशियार, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करना, सोच समझकर आगे बढ़ना। मेरी बात को पल्ले बांध लो। मालिक ने यूनुस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो यूनुस ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, वैसे तो हम में से किसी एक को तो जाना ही था। चलो यूनुस, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, उमर ने भी यूनुस से हाथ मिलाते हुए कहा। अल्लाह का नाम लेकर जाओ यूनुस, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, हामिद ने भी मुस्कुराते हुए कहा। जी बिल्कुल, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, इंशाल्लाह जाहिद को वापस सलामत लेकर आएंगे, हामिद ने यूनुस को गले लगाते हुए कहा। फिर यूनुस ने सबसे मुसाफा किया और मीर अली शाह की जरूरी बातें जहन में बिठाते हुए हवेली की तरफ जाने लगा। बाकी सब दोस्त भी दुआगो थे। वेलकम टू इन हवेली यूनुस। हाँ तो यूनुस, फिलहाल वेलकम करने वाला कोई नहीं है, खुद ही करना पड़ रहा है अपना वेलकम, यूनुस बड़बड़ा रहा था। बैरूनी गेट से अंदर आते हुए यूनुस यूं ही बड़बड़ाते हुए अंदर दाखिल हो गया था। अगर कोई हवेली में है तो माफ कर देना, ऐसे ही बिला इजाजत अंदर आ रहा हूं। यूनुस ऐसे ही बोंगियां मारते हुए अंदर आ रहा था। दरअसल उसे हवेली की खामोशी से वहशत हो रही थी। मीर अली शाह की सरगोशी यूनुस के आसपास से आने लगी। यूनुस यूं ही इधर उधर देखने लगा, लेकिन मीर अली शाह उसे दिखाई ना दिए। यूनुस, मैं तुमसे रूहानी ताकत के जरिए बात कर सकता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं, और घबराने की जरूरत नहीं, और ध्यान से अपने काम पर तवज्जो दो। मीर अली शाह की बात सुनकर यूनुस खुश हुआ और चुप करके चलने लगा। अब वो बाकायदा हवेली के अंदर था। मीर अली शाह ने यूनुस के इर्द गिर्द गैबी हिसार खींच दिया था, जिसकी वजह से यूनुस को कोई दूसरी मखलूक ना देख सकती थी, ना ही सुन सकती थी, और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। यूनुस अब खुले हॉल में खड़ा था, जहां वो सब दोस्त जाहिद को छोड़कर गए थे। यूनुस को बहुत अफसोस हुआ कि काश वो ये शर्त नहीं लगाते, पता नहीं जाहिद किस हाल में होगा। यूनुस बेटा, शाबाश, दिल छोटा मत करो, जो होना था वो हो गया। अब तुम अपने सामने पड़े सोफे को देख सकते हो। यूनुस ने अपने सामने देखा तो वहां पर एक सोफा पड़ा था। तुम ऐसा करो कि इस पर अपना ये दायां हाथ रखकर ये पढ़ो जो मैं पढ़ रहा हूं, वो तुम दोहराते जाओ। ये अमल तुम 3 बार पढ़ोगे, ठीक है ना? मीर अली शाह की आवाज आई। जी, यहाँ पर एक सोफा पड़ा हुआ है, आप बताएं, मैं दोहराता हूं। मीर अली शाह ने जो कुछ पढ़ा वो यूनुस ने दोहराना शुरू कर दिया। वो 3-4 कमरों का क्लिनिक था। इस क्लिनिक में इतनी खामोशी और सन्नाटा था कि जाहिद अंदरूनी तौर पर घबरा रहा था। वो लड़की भी जाहिद के साथ ही थी, लेकिन जाहिद ने इससे एक बात भी ना की थी। वो क्लिनिक थोड़े से फासले पर ही था। जाहिद और वो लड़की पैदल चलकर क्लिनिक तक आए थे। इस लड़की ने भी ना बताया था कि वो कौन है। जाहिद, आपको पता है कि तारिक भाई ने कितने मुर्दों को जिंदा किया है? और तुम्हें भी तो तारिक भाई ही ने जिंदा किया है।
तभी तो तारिक भाई के क्लिनिक में इतना सन्नाटा है। यानी कि मरे हुए इंसानों का यहाँ पर इलाज होता है, लड़की ने कहा। तो जाहिद का सर चकरा कर रह गया। क्या बकवास कर रही हो? तुम एक जीते जागते इंसान को मरा हुआ कह रही हो? यानी कि मैं मर गया था और यहाँ के डॉक्टर ने मुझे इलाज करके दोबारा जिंदगी दी? यानी कि मेरे अंदर दोबारा रूह आ गई और फिर से मैं जिंदा हो गया हूं? तुम ये नहीं जानती कि जिंदगी मौत अल्लाह के बस में है? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? जाहिद ने गुस्से से उस लड़की को देखा तो मुतमईन खड़ी थी। तभी वहां एक आदमी आकर खड़ा हुआ जिसकी उम्र तकरीबन 30-35 साल की थी। उसने व्हाइट कोट पहना हुआ था। क्या हो गया रानिया? अब जाहिद को क्यों लाई हो? क्या हो गया है इसे? बस थोड़ा सा परेशान हो गया है। कह रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये कह रहा है कि मैं सिरे से मरा ही नहीं हूँ। और अब मैं क्या कहूँ? शायद आप समझाएं कि क्या सच है, रानिया ने कहा। वो लड़की कहकर खामोश हो गई। तब वो आदमी बोला, शायद वही डॉक्टर तारिक था। जाहिद, तुमसे रानिया सही कह रही है कि तुम दोनों का रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें रानिया और तुम्हें बहुत चोटें आई थी। जिसमें रानिया तो बच गई थी लेकिन तुम मर गए थे। लेकिन रानिया मेरी बहन ये मानने को तैयार ही ना थी कि तुम मर चुके हो। तो मैंने तुम्हारा इलाज किया। तकरीबन 1.5 साल लगे थे तुम्हें जिंदा करने में। अब मेरे पास ऐसे केसेस बहुत से आते हैं और बहुत सारे कामयाब होते हैं। तो मेरे बहनोई हो। डॉक्टर तारिक ये कहकर खामोश हो गया लेकिन जाहिद का सर फटने लग गया था। रानिया खामोश खड़ी थी। झूठ कह रहे हो तुम। नहीं जानता मैं तुम्हें और ना ही तुम्हारी बहन रानिया को। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि रानिया मेरी बीवी है। बल्कि मैं तो देख भी पहली बार रहा हूं। मैंने सिर्फ एक शर्त लगाई थी, हवेली में रात गुजारने की। उसके बाद तो सब बुरा ही हो रहा है। मेरे साथ सब लोग सच कहते थे कि ये हवेली मनहूस है। वाकई वो हवेली मनहूस थी और आसिफ ज़दा है। इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगा। जाहिद तकरीबन चिल्लाने लग गया था। वो लड़की अभी भी खामोश खड़ी थी। तभी डॉक्टर तारिक आगे को बढ़ा और जाहिद को पकड़ लिया। खामोश हो जाओ। जाहिद, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें सब याद आ जाएगा फिर से। अच्छे भले तुम ठीक हो गए थे, सब याद आ गया था। फिर से कितने खुश हो गए थे तुम दोनों। हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग गए थे तुम। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं दोबारा तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा। आसिफ बेटा, दानिश और काविश, इधर आओ। जाहिद को ऑपरेशन रूम में लेकर चलो। चलो आओ, शाबाश, फिर सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा। और रानिया खामोश खड़ी थी। जाहिद तो चिल्लाने लग गया था। वो तीनों लड़के जाहिद को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाने लगे। देखो रानिया, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं ठीक कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता तुम लोगों को। मैं जाहिद हूँ, लेकिन मैं पुरानी हवेली में था जो कि आसिफ ज़दा हवेली है। मैं जिंदा इंसान हूँ। ये कहते ही जाहिद ने एक बार सबको देखा तो सब चीखने लग गए। रानिया, डॉक्टर तारिक और वो तीनों मुड़े और बाकी सब नर्सेज वगैरह चीखने चिल्लाने लग गई। और इन तीनों लड़कों ने भी जाहिद को छोड़ दिया और साथ ही उनकी शक्लें बिगड़ने लग गई थी। उनके चेहरों से जिल्द हटने लग गई थी और आंखें बाहर को उबलने लग गई। और फिर इसी तरह वो सब गायब हो गए और जाहिद खौफ से कांप रहा था। वो काफ़ी खौफजदा हो गया था और वो क्लिनिक भी भयानक शक्ल इख्तियार कर गया था। वहाँ अब सिर्फ अंधेरे का राज था। जाहिद को कुछ दिखाई ना दे रहा था। फिर वहाँ एक तेज़ हवा का झोंका आया और फिर जाहिद अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाया और सर के बल नीचे गिर गया। और इसके बाद जाहिद को कुछ होश ना रहा। बेहोश होने से पहले उसने सिर्फ 2 अल्फाज कहे, मनहूस हवेली। यूनुस ने मीर अली शाह के कहने पर अमल 3 बार दोहराया। इस दौरान सोफा हल्के हल्के झटके लेने लगा, मगर तीसरी मरतबा तो हद ही हो गई। सोफा पूरा हवा में उछला और फिर अमल मुकम्मल हो गया। और अमल मुकम्मल होते ही सब नॉर्मल हो गया। यूनुस को मीर अली शाह ने पहले से ही ज़हनी तौर पर तैयार किया था कि ऐसा होगा, इसलिए यूनुस हैरान तो हुआ लेकिन नॉर्मल रहा। अब इस सोफे पर से अपना दायां हाथ हटा दो, मीर अली शाह ने यह कहा तो यूनुस ने अपना दायां हाथ हटा दिया। तो जाहिद सोफे पर ही सोया हुआ था। यूनुस जाहिद को देखकर बहुत खुश हुआ। हाँ, तो अब यकीनन तुम्हें तुम्हारा दोस्त सोफे पर दिखाई दे रहा होगा, मीर अली शाह ने कहा। तो यूनुस ने कहा, जी शाह साहब, जाहिद सोफे पर सोया हुआ है। तो तुम ऐसा करो कि जाहिद को जगाने की कोशिश करो, मीर अली शाह ने कहा। तो यूनुस खुशी से फूले ना समाया। उठो जाहिद, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, जाग जाओ। तुम तो शर्त भी जीत चुके हो। जाहिद उठो, शाबाश। यूनुस जाहिद को झंझोड़ कर जगाने लगा, लेकिन जाहिद तो गहरी नींद सोया हुआ था। क्या हुआ यूनुस, जाहिद जाग नहीं रहा? अच्छा, तुम ऐसा करो कि जाहिद के सर पर अपना दायां हाथ रखो और ये पढ़ो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यूनुस ने ऐसा ही किया जैसे मीर अली शाह ने कहा। ऐसा करने से जाहिद उठकर बैठ गया और फिर यूनुस के गले लग गया। और फिर यूनुस के साथ जाहिद हवेली से बाहर निकला तो उसे देखकर सब दोस्तों ने मिलकर हवेली के दरवाजे पर जाहिद को ऊपर उठा लिया और खुशी से नारा लगाने लगे। फिर जाहिद मीर अली शाह से मिला और उनका शुक्रिया अदा किया।
इसके बाद मीर अली शाह ने जाहिद को एक तावीज़ दिया, जिसे जाहिद ने अपने गले में पहन लिया। जाहिद के सर में शदीद दर्द होता था, तो जाहिद ने डॉक्टर को दिखाया तो मालूम हुआ कि गहरी चोट लगी थी। लेकिन 2 साल हो गए थे इस बात को, और जख्म कब का भर चुका था, लेकिन दर्द अब भी रहता था। जाहिद को अब किसी भी जगह भी कोई आसेब या साया वगैरह का इल्म होता तो जाहिद इस जगह से 2 कदम नहीं बल्कि 100 कदम दूर भागता था।